हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग अकेडमी। आई एम अंकिता। और गाइज आज के क्लास में फाइनली हम लोग देखने वाले हैं आपका लास्ट वाला पार्ट इस चैप्टर का, जो कि है बहुत ज़्यादा बड़ा, जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल में थी सारी चीज़ें, बहुत सारे कंसेप्ट्स लग रहे थे, बहुत सारी रिएक्शंस थी, क्या क्या नहीं था, बहुत सारा था। ठीक है, तो आज उसका जो है वो है आपका लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 और 18। तो चलिए देखते हैं एकदम इंटरेस्ट के साथ अपने लास्ट वाले पार्ट को। जैसे कि इसके पहले वाला जो पार्ट था उसमें मैंने पूरा का पूरा जो भी इंटर हैलोजन कंपाउंड वाला पार्ट था वो बेस्ट तरीके से कवर करा दिया था। और उसी कंटिन्यूशन में आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं आपके जेनॉन के सारे कंपाउंड्स, कि जेनॉन जो होता है वो कौन से टाइप के कंपाउंड बनाता है, जेनॉन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन से होते हैं, अलग अलग केमिकल रिएक्टिविटी कौन से होते हैं, यूजेस कौन से होते हैं, और साइड बाय साइड स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं, शेप कौन से होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ये सब कुछ डिटेल में आज के क्लास में हम लोग देखेंगे। और आज के क्लास में ही बाय द वे गाइस आज हमारा ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8 को, ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, वो नेक्स्ट वाले क्लास में स्टार्ट होगा। ठीक है, तो चलिए देखेंगे हम लोग इस पार्ट को, जो कि है आपका लास्ट वाला पार्ट। चलिए देखेंगे। जेनॉन जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जामिनर स्पेशली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है जेनॉन के कंपाउंड्स को पूछने में, इवन आई डोंट नो व्हाई। तो चलिए देखेंगे इस पार्ट को, जो कि है एग्जामिनर का काफ़ी ज़्यादा फेवरेट और हम सबका भी फेवरेट बन जाएगा आफ्टर दिस क्लास। तो चलिए देखेंगे। तो सबसे पहले मुझे आपको बताने का है जेनॉन। आप सबको पता है कि जेनॉन जो होता है वो ग्रुप 18 का एलिमेंट होता है। जैसे कि अगर आपने देखा होगा हे, ने, आर, कर, जे, र, या तो आपको ऐसे भी याद होगा हिन्ना, निया, हिन्ना, निन्ना, अरिन्ना, कलर, जेरोक्स, रंगीन। बहुत सारे मेथड है इसको याद रखने के। बस भाई वही वाला जेनॉन है जिसको हम लोग क्या करने वाले, स्टडी करने वाले। चलिए बढ़ेंगे आगे के पार्ट की तरफ। तो जेनॉन में हम लोग ये देखने वाले हैं कि जेनॉन जो होता है भाई उसको हम लोग एक्सी से रिप्रेजेंट करते हैं। जेनॉन आपके टोटल 3 टाइप के कंपाउंड्स बनाता है। टोटल 3 टाइप के कंपाउंड जेनॉन बनाता है। सबसे पहला कंपाउंड जो आपका रहता है वो आपका रहता है जेनॉन फ्लोराइड्स। जेनॉन फ्लोराइड्स है। सेकंड है आपका जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स। और थर्ड रहता है आपका जेनॉन ट्राइऑक्साइड। जेनॉन ट्राइऑक्साइड। अब थोड़ा यहाँ पे ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि जैसा लाइन से लिखा है तो हम लोग रिएक्शन भी वैसे लेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग इसको पढ़े फिर इसको पढ़े फिर इसको पढ़े, कैसा भी पढ़ सकते हैं। लेकिन टोटल हम लोग को ये टोटल 3 टाइप के कंपाउंड्स पढ़ने के हैं। अब आधे लोग सोचेंगे मैम ये जेनॉन के सिर्फ 3 ही कंपाउंड होते हैं क्या? नहीं, एक्चुअली जेनॉन के बहुत सारे टाइप के कंपाउंड होते हैं, लेकिन हमारे 12 के सिलेबस में इतना ही पार्ट है। हमारे 12 के सिलेबस में हमको टोटल 3 टाइप के जेनॉन के कंपाउंड्स को डिस्कस करना है। जेनॉन के फ्लोराइड्स, जेनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड्स और जेनॉन के ट्राइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे इसके भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टी, और लास्ट वाले का भी सेम। ठीक है, ये वाली सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एकदम बेस्ट तरीके से। तो चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना सबसे पहले डिस्कस करेंगे जेनॉन के फ्लोराइड्स को, कि कौन सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ पे इन्वॉल्व है, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है, वो सब हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना करेंगे अपने पार्ट को स्टार्ट। चलिए देखना है यहाँ पे सबको। सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं आपका वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेनॉन फ्लोराइड्स। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेनॉन फ्लोराइड्स। जेनॉन के जितने भी आपके फ्लोराइड्स है, जेनॉन के जो भी आपके फ्लोराइड्स है, हम लोग उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखने वाले। जेनॉन के फ्लोराइड्स की मैं बात कर रही हूँ तो भाई ये है जेनॉन फ्लोराइड। मतलब क्या होता है, F और यहाँ पे N टाइम्स। यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, वैरी करेगा ये। ठीक है, ये N का वैल्यू यहाँ पे 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। ठीक है, एक जनरल फॉर्म दे दिया है। अब देखो सबसे पहले रिएक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रिएक्शन में हम लोग क्या करने वाले, हम लोग भाई आपके लेंगे जेनॉन को। जेनॉन को मैंने लिया सबसे पहले रिएक्शन में। ठीक है, इसके अंदर मैंने फ्लोरीन को डाला, यहाँ पे कुछ बनेगा। सेकेंड रिएक्शन ली, जेनॉन के अंदर फिर से फ्लोरीन को डाला, यहाँ पे भी कुछ बनेगा। थर्ड रिएक्शन ली,
जेनॉन के अंदर फ्लोरीन को डालेंगे, यहाँ पे कुछ बनेगा। फोर्थ रिएक्शन लूँगी, जेनॉन के अंदर में फ्लोरीन को डालूंगी और यहाँ पे भी कुछ बनेगा। अब दिमाग में क्वेश्चन जो आता है वो ये आता है कि मैम आप हमको ये बताओ कि यहाँ पे तो आपने हर जगह पे जेनॉन और फ्लोरीन को लिया है, तो कुछ नया प्रोडक्ट कैसे बनेगा? हर तरफ तो सेम ही है ना। दिमाग में क्वेश्चन तो आता है ना कि हर तरफ जब रिएक्टेंट सेम है तो प्रोडक्ट क्या कुछ नया बनने वाला है? हाँ भाई सुनो, प्रोडक्ट नया बनने वाला है, इसीलिए तो यहाँ पे 4 बार लिखा है ना मैंने। तो चलिए देखेंगे प्रोडक्ट कैसे क्या नया बनेगा। तो सबसे पहली स्टेप जो है उसमें हम लोग लेने वाले हैं निकेल वेसल या तो निकेल ट्यूब हम लोग लेंगे, निकेल ट्यूब लेने वाले हैं, ठीक है। और साइड बाय साइड या तो आप लोग बोल दो कि सील्ड निकेल ट्यूब, ऐसा भी बोल सकते हो। यहाँ पे हम लोग सील्ड निकेल का ट्यूब लेने वाले हैं, ठीक है। और ये जो आपका टेम्परेचर रहता है ये रहता है 400 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड केस में भी हम लोग सील्ड निकेल ट्यूब ही लेंगे, सील्ड निकेल ट्यूब ही लेने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ पे 400 डिग्री सेल्सियस के साथ में 5 to 6 एटमॉस्फेयर का प्रेशर भी आ जाएगा और यहाँ पे इसका रेशो रहेगा 1:5 का। थर्ड केस में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस करवाने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिसिस एट -80 डिग्री सेल्सियस, इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे एट -80 डिग्री सेल्सियस, लो टेम्परेचर है। और फोर्थ केस में हम लोग जो है ना आपका इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे एट लो टेम्परेचर। भाई ये आपका वेरी लो और ये लो टेम्परेचर है, ठीक है। तो अब देखो आप लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, कुछ ऑब्जर्व किया क्या? हाँ मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व मैंने ये किया कि टोटल जेनॉन के 3 टाइप के कंपाउंड होते हैं। जेनॉन का फ्लोराइड होता है, जेनॉन का ट्राईऑक्साइड होता है और जेनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड्स होते हैं। उसमें हम लोगों ने सबसे पहले एंट्री किसके अंदर में ली? जेनॉन के फ्लोराइड्स के अंदर में। फिर मैंने आपको ये बताया कि उसका फॉर्म होता है HCFN। एन का वैल्यू 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, सारे फ्लोराइड से। चलो ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया, हर केस में करने का क्या है, बस जेनॉन के अंदर फ्लोरीन को डाल रहे हैं, हर केस में वही कर रहे हैं, जेनॉन के अंदर फ्लोरीन, जेनॉन के अंदर फ्लोरीन, जेनॉन के अंदर फ्लोरीन। लेकिन हर जगह पे प्रोडक्ट अलग अलग बन रहा है। ऐसा क्यों? उसका रीजन ये है कि हर जगह पे रिएक्शन की कंडीशन कैसी है, डिफरेंट। आई मीन टू से कि जो भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा ना, वो सब कुछ आपके रिएक्टेंट के कंडीशन के ऊपर में डिपेंड करेगा। रिएक्शन की कंडीशन कैसे क्या है, ठीक है। कंडीशन अगर चेंज होते जाएगी तो प्रोडक्ट भी चेंज होते जाएगा। फर्स्ट केस में आपका जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो रहेगा XeF2। सेकेंड केस में आपका जो प्रोडक्ट रहता है वो बनता है XeF4। थर्ड केस में जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा XeF4 और यहाँ पे बनता है XeF6। देखो हर तरफ रिएक्शन जो थी वो सेम हो रही थी, सिर्फ चेंज क्या क्या हो रहा है। तो मैंने क्या क्या ऑब्जर्व किया, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि जो भी आपका प्रोडक्ट है वो चेंज होता है, प्रोडक्ट चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन द रिएक्शन कंडीशन। जो भी आपकी रिएक्शन की कंडीशन है, ठीक है, जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो, जो भी टेम्परेचर आप यूज कर रहे हो, जो भी प्रेशर आप यूज कर रहे हो, जो भी रेशो आप लोग यूज कर रहे हो, उन सब के ऊपर में आपका जो भी प्रोडक्ट है वो क्या होते जा रहा है, वो चेंज होते जा रहा है। तो जब हम लोगों ने सील्ड निकेल ट्यूब लिया एट 400 डिग्री सेल्सियस तो फॉर्म होता है XeF2। इसका नाम क्या रहेगा? वेरी सिंपल, ये है जेनॉन, ये है फ्लोराइड। तो मैंने लिखा यहाँ पे जेनॉन को, मैंने लिखा फ्लोराइड को, यहाँ पे भी मैंने वही लिखा जेनॉन, क्योंकि ये है जेनॉन और ये क्या है, फ्लोराइड। नीचे में भी मैंने वही लिखा जेनॉन फ्लोराइड, उसके नीचे में भी मैंने ये लिखा जेनॉन और फ्लोराइड। अब आधे लोग बोलेंगे कंपाउंड तो अलग अलग है, नेम क्यों सेम लिखे? सुनो भाई सुनो, यहाँ पे क्या है, फ्लोरीन कितने बार आए? 2 के लिए क्या लिखते हैं? डाई। यहाँ पे कितने बार आए? 4। यहाँ पे क्या है? टेट्रा। अगर मैं अलग अलग नेम लिखती थी ना बड़े बड़े, आप लोग सोचते थे अरे बाप रे ये इतने बड़े बड़े नेम कौन याद रखेगा, बट आप समझ गया ना कितना इजी ट्रिक है। यहाँ पे कितने? 4 मतलब क्या होता है भाई? टेट्रा। यहाँ पे कितने? 6 मतलब क्या होता है? 6 मतलब क्या होता है? हेक्सा ही तो होता है ना। तो ये रहे आपके सारे के सारे रिएक्शन। रिएक्शन कंडीशन चेंज होंगी तो प्रोडक्ट भी चेंज होगा। सीरियसली बता रही हूँ ना, अगर आप लोगों ने सारे के सारे मेरे पार्ट्स देखे होंगे ना इस चैप्टर के, मैं आपको लिख के दे दी हूँ कि एंट्रेंस के बाहर
एंट्रेंस में MST CET ले लो, JEE ले लो, इस चैप्टर के बाहर से और कोई क्वेश्चन आ भी नहीं सकता, क्योंकि ये चैप्टर इतना बड़ा था, उसमें सब कवर हो गया। एंट्रेंस का पूरा रटने वाला पोर्शन भी सब कुछ कवर हो गया। ये चैप्टर जिसने सारे पार्ट देखा होगा ना, सीरियसली बता रही हूँ, उनके एंट्रेंस के भी मार्क में पक्के करके दे रही हूँ। स्टेट बोर्ड को तो करके जाऊंगी, ठीक है। ले लो भाई सारा का सारा इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, तो अब हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन तो स्टडी कर लिया ज़ेनॉन के फ्लोराइड्स का, है ना। मैंने बताया ज़ेनॉन का डाइफ्लोराइड बना, टेट्रा बना, हेक्सा बना। अब आफ्टर दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग क्या देखने वाले पता है? आफ्टर दिस मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग स्टडी करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज को। मतलब ही आई मीन टू से केमिकल रिएक्शंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे कौन से केमिकल रिएक्शंस है जो आपके ज़ेनॉन के फ्लोराइड बनाते हैं। सुनो भाई, यहाँ पे ज़ेनॉन के फ्लोराइड को फॉर्म करना था, और अब हम लोग क्या करने वाले, इनकी रिएक्शन करवाने वाले हैं अलग अलग चीज़ों के साथ में, और कुछ नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, कुछ नया प्रोडक्ट तैयार करेंगे, ठीक है। तो वो आपका आएगा अंडर व्हाट, वो आपका आएगा केमिकल रिएक्शंस में। तो चलिए देखेंगे उस पार्ट को। तो अब हम लोग देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज या तो हम लोग बोलेंगे क्या, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ HCF2। HCF2 के केमिकल रिएक्शंस हम लोग देखने वाले हैं, जो कि आपके ज़ेनॉन के फ्लोराइड्स रहेंगे, ठीक है। अब आधे लोग सोचेंगे मैम HCF4 और HCF6 से केमिकल रिएक्शन नहीं रहेंगे क्या? सुनो भाई, वो रहते हैं, बट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं, इसलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ रहे। हम लोग क्या करने वाले, सबसे पहले हम लोग रिएक्शन करवाने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ HCF2 विथ वाटर। सबसे फर्स्ट केस में हम लोग क्या करने वाले, HCF2 की रिएक्शन करवाने वाले विथ वाटर, और सेकेंड केस में हम लोग क्या करवाने वाले हैं, रिएक्शन ऑफ HCF2 विथ PF5, ठीक है। ये दोनों के दोनों चीज़ें हमको डिस्कस करना है, रिएक्शन ऑफ HCF2 विथ वाटर एंड रिएक्शन ऑफ HCF2 विथ PF5। चलिए देखेंगे, कुछ भी नहीं करना है, जो बोला गया है वो लेने का, अपना एक्स्ट्रा दिमाग अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। ये है आपका HCF2, इसके अंदर डाल रहा है वाटर को। वाटर मतलब ही क्या होता है, पानी। ये नीचे में क्या दिया, HCF2 को, इसके अंदर में क्या डाल रहे, PF5 को, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। सबसे पहले स्टेप में आधे लोग तो इसका आंसर रट्टा मार के जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है ट्रिक, लेकिन हमारे पास इसका भी ट्रिक है, इसका भी जुगाड़ है हमारे पास में। देखो भाई, यहाँ पे दिख रहा है F, यहाँ पे दिख रहा है H, दिख रहा है सबको H और F। हमेशा सबको पता है कि जब H2F2 के साथ में रिएक्ट होता है, बनता क्या है, HF बनता है। तो यहाँ पे आपका क्या बनेगा, HF बनेगा। रिएक्शन को भाई सारे के सारे आप लोग बैलेंस करेंगे, हर चीज़ को करने का अपने पास तरीका है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से निकला F, यहाँ से निकला H, और क्या बना लिया, HF। और क्या होने वाला है, और क्या दिख रहा है, बस जो दिख रहा है ना वही लिखना है, एक्स्ट्रा अपना दिमाग नहीं लगाना है। यहाँ पे ज़ेनॉन दिख रहा है सबको ज़ेनॉन, इसलिए यहाँ पे ज़ेनॉन फॉर्म होगा। यहाँ पे सबको ऑक्सीजन भी दिख रहा है, इसलिए यहाँ पे ऑक्सीजन भी निकलेगा। रिएक्शन को भाई आप लोग बैलेंस करेंगे, और मैं सीरियसली बता रही हूँ, रिएक्शन को बैलेंस करने में अपना टाइम वेस्ट भी नहीं करना, क्योंकि अगर रिएक्शन को बैलेंस करने बैठ गए 5-10 मिनट चले जाएंगे, लास्ट पेपर नहीं होता है, पेपर होता ही नहीं है। ऑर्गेनिक बहुत टाइम खाता है, सीरियसली स्पीकिंग यार, ऑर्गेनिक को टाइम लगता है, क्योंकि वो रिएक्शन घूम फिर के आते हैं, हमें कन्फ्यूजन होता है कि वो कौन से चैप्टर से आया है। अब अल्डेहाइड की अगर मैं बात करूंगी तो वो अल्कोहल वाले चैप्टर में भी देखने को मिलता है, अल्डेहाइड में भी, हैलोजन डेरिवेटिव में भी उसका कुछ रिएक्शन है, अमीन में भी आ जाता है, फिर कंफ्यूजन होता है कि कौन से चैप्टर का पार्ट है, इसलिए वो टाइम खाता है, ठीक है। सुनो अब ध्यान से, इस चैप्टर को छोड़ने की कोशिश भी मत करना, ये चैप्टर मार्क्स देके जाएगा पूरे के पूरे। अगर आपने पूरे लेक्चर किए ना, गारंटी देती हूँ एक भी क्वेश्चन यहाँ के बाहर नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन। एक छोटी से छोटी रिएक्शन मैंने डिस्कस करवाई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे था H और यहाँ पे था F, क्या बना, HF। फिर क्या बच गया भाई, ज़ेनॉन बच गया। क्या बच गया भाई, ऑक्सीजन बच गया। जो बच गया उसको लिख दिया, काम खत्म। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, यहाँ पे क्या होने वाला है जरा देखो। आधे लोग इसका भी रट्टा मार के जाते हैं कि यहाँ पे होने क्या वाला है। देखो, ये था HCF2, ये था PF5, ठीक है। देखो भाई ध्यान से, ये था HCF2, ये था PF5, ये इसके साथ ऐड हुआ, ये इसके साथ में क्या हुआ, ये इसके साथ में ऐड हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एडप्ट, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट सब डिस्कस कर लेते हैं। मैंने अभी तक यहाँ पे ये जाना कि केमिकल रिएक्शंस हम लोगों ने दो डिस्कस की, एक था HCF2 का विथ वाटर, एक था HCF2 का विथ PF5। वाटर डाला,
यहाँ से HF निकल गया, यहाँ पे जेनॉन बच गया, यहाँ पे ऑक्सीजन बच गया, नीचे आ गए। रिएक्शन ऑफ XeF2 विद PF5। अब क्या होने वाला है देखो, ये इसके साथ ज्वाइन हुआ, यहाँ पे XeF2 था, यहाँ पे PF5 था, दोनों को जोड़ देने का। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों का एडिशन हुआ है, इसलिए प्रोडक्ट का भी नाम क्या है, एडक्ट। दोनों का एडक्ट हुआ है, एडिशन हुआ है। समझे या नहीं समझे, कितना इजी रिएक्शन था। तो भाई यहाँ पे आपके सारे के सारे जेनॉन फ्लोराइड वाला पार्ट खत्म होता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया टोटल 3 कंपाउंड्स है, जेनॉन फ्लोराइड हमने खत्म कर डाला है। नाउ हम लोग स्विच करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है जेनॉन ट्राईऑक्साइड। तो उसको स्टार्ट करने से पहले इसका एक बार सारे के सारे क्या ले लेंगे, स्क्रीनशॉट। चलिए, अब हम लोगों ने जेनॉन फ्लोराइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज और मेथड ऑफ प्रिपरेशन को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग देखेंगे जेनॉन ट्राईऑक्साइड को कि जेनॉन ट्राईऑक्साइड में क्या होने वाला है। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना अपनी एंट्री लेंगे हम लोग जेनॉन ट्राईऑक्साइड के अंदर में। देखते हैं जेनॉन ट्राईऑक्साइड। जेनॉन ट्राईऑक्साइड का ही मतलब होता है XeO3, जिसको अभी हमको डिस्कस करना है, जो कि आपका सेकेंड मोस्ट कंपाउंड है जेनॉन का। इसके पहले जेनॉन फ्लोराइड देखा था, आप क्या देख रहे हैं, जेनॉन ट्राईऑक्साइड, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले हम लोग जो देखने वाले हैं वो रहेगा गाइस इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हमको देखना है जेनॉन ट्राईऑक्साइड के, कि जेनॉन ट्राईऑक्साइड को हमको बनाने का कैसे है, प्रिपेयर कैसे करना है, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। चलिए तो देखेंगे हम लोग। सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो ये है कि मैं लेने वाली हूँ XeF2 और सेकंड केस में मैं लेने वाली हूँ XeF4, ठीक है। फर्स्ट केस में हम लोग ले रहे हैं XeF2 और सेकंड केस में क्या ले रहे हैं, XeF4। अब देखो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, अगर मैं डायरेक्ट आपको पढ़ा दूंगी कि देखो बेटा XeF2 जब पानी के साथ में रिएक्ट होता है तो ये प्रोडक्ट बनता है, फटाफट एक दो PDF आपके सामने रख दिया और जस्ट PDF से देख के बता दिया कि देखो ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आगे वाले को लगेगा मेरा पूरा पढ़ के हो गया, बट सच में आएगा भी क्या, आना भी तो चाहिए। अब सेकंड थिंग यहाँ पे ये है कि ये प्रोडक्ट फॉर्म करना है। अगर मैं डायरेक्ट बता दूंगी कि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा और ये प्रोडक्ट बनेगा तो आपको याद भी नहीं रहेगा। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको पेपर में याद कैसे रखना है अपने दिमाग को, क्योंकि सब कुछ तो याद नहीं आता है। हमारे पास कुछ ट्रिक होती है याद रखने की। देखो इधर क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको क्या बनाना है, यहाँ पे आपको XeO3 बनाना है, ठीक है। आपको क्या क्या चाहिए, आपको Xe और O चाहिए। यहाँ पे Xe मुझे मिल गया है, ठीक है, यहाँ पे भी मुझे Xe मिल गया है। अब मुझे जुगाड़ किसका करना है, मुझे XeO3 चाहिए था, राइट गाइज, मुझे XeO3 चाहिए था। मेरे पास Xe है, O नहीं है। इसका मतलब मुझे यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे O लेना पड़ेगा। बट आधे लोग बोलेंगे मैम ऑक्सीजन लेने से काम हो जाएगा कि नहीं भाई, अगर अपन ने कोरा ऑक्सीजन लिया तो फिर ये बेचारा फ्लोरीन कहाँ जाएगा, इसका भी तो जुगाड़ करना पड़ेगा ना इस फ्लोरीन का। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो, कहना मुझे यहाँ पे ये है कि मुझे बनाने का क्या है, XeO3 बनाने का क्या है, XeO3 बनाना है। अब मुझे आप लोग खुद ही बताओ भाई, XeO3 बनाना है, Xe फ्लोराइड जेनॉन फ्लोराइड वाले कंपाउंड ले लिए, जेनॉन यहाँ से मिल गया, मुझे ऑक्सीजन चाहिए था, लेकिन मैं यहाँ पे O2 नहीं ले सकती क्योंकि मुझे इस फ्लोरीन का भी जुगाड़ करना है। मतलब मुझे कुछ यहाँ पे ऐसा कंपाउंड चाहिए जो मुझे ऑक्सीजन भी दे दे और जो इस फ्लोरीन को हाइड्रोजन भी दे दे। तो अब आप लोग जल्दी से बताएंगे कि ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके अंदर में हाइड्रोजन भी होता है, जिसके अंदर में ऑक्सीजन भी होता है, जो अपना ऑक्सीजन देके XeO3 बना दे और जो अपना हाइड्रोजन देके फ्लोरीन के साथ भी जुगाड़ संभाले। क्या रहेगा भाई, वो पानी ही तो रहेगा ना, पानी ही तो रहेगा ना। कितना आसान था, कितना आसान था, समझ गए ना। तो अब आप कभी नहीं भूलोगे कि इसके अंदर पानी डालना पड़ता है, क्योंकि मैंने आपको अलग तरीके से भी पढ़ाया कि जेनॉन के साथ में अगर XeO3 चाहिए तो यहाँ से पानी से आपको ऑक्सीजन मिल जाएगा, हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ में रिएक्ट करके फ्लोरीन का भी जुगाड़ जमा देगा। ठीक है भाई, देखो क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपका बनेगा Xe और O। क्या बनता है देखना जरा, ये है Xe और ये है आपका O। सबसे पहले ये बनाएंगे XeO3, ठीक है। यहाँ पे भी है आपका Xe और यहाँ पे भी है आपका O, ये भी क्या बनाएंगे, XeO3। यहाँ पे Xe, यहाँ पे O, XeO3, यहाँ पे Xe, यहाँ पे O, यहाँ पे भी क्या बन गया, XeO3। आगे बढ़ेंगे हम लोग, आगे क्या होने वाला है जरा देखो। आगे भाई कुछ भी नहीं होने वाला, ये है फ्लोरीन, ये है हाइड्रोजन, क्या बनाएंगे, HF। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फ्लोरीन जो होता है वो हाइड्रोजन के साथ में फ्रेंडशिप कर लेगा, जुगाड़ जमा लेगा, कंपाउंड बना लेगा, HF बना देगा। यहाँ पे भी है फ्लोरीन, यहाँ पे भी है हाइड्रोजन, वही होने वाला है। यहाँ पे भी क्या बनेगा, HF।
यहाँ पे आपका कुछ और भी बनता है, यहाँ पे आपका जेनॉन भी बनेगा, यहाँ पे आपका ऑक्सीजन भी बनेगा। तो यहाँ पे बस आपको इतना ही याद रखना है कि जेनॉन डाइफ्लोराइड वाले कंपाउंड में क्या बनता है, HCO2। क्योंकि अगर ये दोनों में प्रोडक्ट सेम बनेगा तो फिर आप लोग सोचेंगे ना कि प्रोडक्ट तो सेम है तो मतलब ही क्या हुआ रिएक्शन का। तो याद रखना है कुछ ना कुछ तो डिफरेंस आता है, तो यहाँ पे HCO2 भी बन जाते हैं। तो बस आपको क्या क्या याद रखना है कि अगर आपको HCO3 बनाने का है, इन दिस आई मीन टू से अगर आपको जेनॉन ट्राई ऑक्साइड बनाना है, HCO3 बनाना है, तो जेनॉन फ्लोराइड के अंदर में किसको डालना पड़ेगा, ऑफ कोर्स पानी को डालना पड़ेगा। क्योंकि पानी ही एक ऐसी चीज है जो आपको ऑक्सीजन भी दे देगा जेनॉन ट्राई ऑक्साइड बनाने के लिए, और आपको हाइड्रोजन भी दे देगा फ्लोरीन के साथ में जुगाड़ करने के लिए, फ्लोरीन के साथ में कंपाउंड फॉर्म करने के लिए, जिसका नाम क्या रहेगा, HF। चलिए भाई ठीक है, यहाँ पे हमारा जेनॉन ट्राई ऑक्साइड वाला पार्ट भी क्या होता है, खत्म होता है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट को इसी के बाद में, जो आपका थर्ड मोस्ट कंपाउंड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट कंपाउंड ऑफ जेनॉन, जिसका नाम है, यस गाइज यू आर एब्सोल्युटली राइट, जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स। जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसकी कौन सी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी, उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कोई केमिकल प्रॉपर्टी नहीं थी, ठीक है, जितना है उतना ही पढ़ना है। चलिए लो इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से। चलिए तो आफ्टर दिस जेनॉन ट्राई ऑक्साइड अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे थर्ड मोस्ट कंपाउंड को, जिसका नाम है जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स। तो चलिए देखेंगे जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स को एकदम बेस्ट तरीके से। चलिए देखते हैं जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स। तो भाई देखो, जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड में सबसे पहली चीज दिमाग में आती है कि आने क्या क्या वाला है। यहाँ पे आपको दिख रहा है जेनॉन, ठीक है, मतलब जेनॉन आएगा। यहाँ पे आपको ऑक्सी दिख रहा है, मतलब ऑक्सीजन भी आएगा। यहाँ पे आपको फ्लोरीन दिख रहा है, मतलब फ्लोरीन भी आएगा एन टाइम्स। ये रहेगा आपका जनरल फॉर्मूला ऑफ जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड। ये क्या रहेगा, जनरल फॉर्मूला रहेगा आपका, जनरल फॉर्मूला ऑफ जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड, ठीक है। एक्सी मतलब जेनॉन, ठीक है, ओ मतलब ऑक्सीजन, ये एन टाइम से रहेगा, फ्लोराइड मतलब एफ, और ये भी एन टाइम से रहेगा। अब जो ये होते हैं ना, ये टोटल आपके वैसे तो बहुत सारे टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के जेनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड्स हैं। हम लोग उन सबको देख लेते हैं कि कौन से टाइप के जेनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड होते हैं। सबसे पहला जो आपका नाम होता है, इनको ऐसे पढ़ने से बेटर है कि, चलो ठीक है, इनको ऐसे पढ़ने से बेटर है कि हम लोग इनको वर्टिकल फैशन में पढ़ ले, ताकि इनका नेमिंग भी हम लोग कर सके। सबसे पहले हम लोग लेंगे XeOF। देखो मैं किस तरीके से लिख रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको कुछ बताना है इसके रिगार्डिंग। XeOF, अब देखो मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 मैं हर जगह पे लिख रही हूँ। देखो किस टाइप से ऑक्सीफ्लोराइड फॉर्म होते हैं ये मुझे बताना है। अगर मैं डायरेक्ट लिख देती कि ये सारे जेनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड ले लो स्क्रीनशॉट, तो समझता नहीं था। मैं आपको वो भी बता रही हूँ कि कैसे फॉर्म होगा। यहाँ पे मैंने हर जगह पे 2 लिखा। 1 के बाद में क्या आता है 2 के बाद में क्या आता है 3। समझे या नहीं समझे, आगे बढ़ेंगे। अब ये 2 के जगह पे मैंने 4 ले लिया, पहले लिया 1 के बाद में क्या आता है 2। कितना आसान था, कितना इजी था, जल्दी बताएंगे सारे के सारे। इससे इजी क्या और कोई चीज हो सकती है भाई, कुछ नहीं हो सकता। क्या किया, XeOF ले लिया। हमें पता चल गया कि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एन आने वाला है और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एन आने वाला है। फिर हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे मैंने F को 2 ले लिया और यहाँ पे मैंने F को 4 ले ली, ठीक है। 1 के बाद में क्या आता है 2 के बाद में क्या आता है 3। यहाँ पे भी वही काम किया, 1 के बाद में क्या आता है 2। चलिए बढ़ेंगे आगे की तरफ। अब मुझे देने का है इनके नेम्स, कि इनके नेम्स क्या रहेंगे भाई। नेम्स देना उतना कुछ डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान है। देखो ये है जेनॉन, ठीक है। हर जगह पे यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑक्सी, और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है फ्लोराइड। हर जगह पे वही चीज है, हर जगह पे मैं वो चीज को लिख दूंगी, जेनॉन ऑक्सी फ्लोराइड। आपको लगेगा कि कितना आसान है, अगर मैं डायरेक्ट नेम लिखा दूंगी तो समझेगा नहीं। अब देखो मैं आपको एक ऐसी ट्रिक पढ़ाने वाली हूँ जिसकी हेल्प से आप सारे के सारे नाम इजीली दे सकोगे, इजीली एकदम दे सकोगे, बिल्कुल इजीली। जेनॉन ऑक्सी फ्लोराइड, जेनॉन ऑक्सी फ्लोराइड। चलिए देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जेनॉन मोनोऑक्सी। और फ्लोराइड कितने हैं 2 क्या आएगा डाइफ्लोराइड, जेनॉन मोनोऑक्सी डाइफ्लोराइड। इजी है लिखना, नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे जेनॉन है, ऑक्सीजन कितने हैं 2, इसलिए क्या आएगा डाई।
और फ्लोरीन के नीचे कितना है 2, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा डाइफ्लोराइड। और नीचे आएंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के नीचे कितना है 3, इसलिए क्या आएगा ट्राई ऑक्सी। फ्लोरीन के नीचे कितना है 2, इसलिए डाइफ्लोराइड। नीचे आ जाएंगे, ऑक्सीजन के नीचे कितना है 1, इसलिए क्या आएगा मोनो। मोनो को कभी कभी नहीं भी लिखते लोग, वो समझ जाता है कि नहीं लिखा है मतलब भी मोनो, बट आप लिख भी देंगे तो कोई मार्क्स नहीं काटने वाला। यहाँ पे 4 है, 4 मतलब ही क्या रहता है टेट्रा, ठीक है। यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन के नीचे तो डाई, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा टेट्रा। कितना आसान था, क्या इससे आसान और कोई चीज हो सकती है? इससे इजी तो हमारे ऑर्गेनिक का IUPAC का नेम भी नहीं हो सकता, उसमें तो भी सर लगाना पड़ता है, यहाँ पे तो कुछ भी सर पे लगाना है। कितना आसान था, कितना आसान था, समझे या नहीं समझे? अब आधे लोग बोलेंगे हमको ये क्यों बता रहे? सुनो भाई, जब आप रिएक्शन करवाएंगे अलग अलग टाइप के, जब आप केमिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे या केमिकल रिएक्शन लिखेंगे या मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखेंगे, तो क्या आपको पूरे मार्क मिल जाएंगे इतने से रिएक्शन लिखने पे? ऐसा नहीं होने वाला। आपको वहाँ पे उनके नाम भी लिखना पड़ेगा। नाम नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? नाम नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? इसलिए नाम भी तो लिखते आना चाहिए ना। चलो लो भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट लो। चलिए, अब हम लोगों ने जैसे कि जेनॉन के थर्ड वाले कंपाउंड में एंट्री लिए हैं, उसमें हम लोगों ने देखा कि जेनॉन के ऑक्सीफ्लोराइड्स का जनरल फॉर्म क्या रहता है और नाम कैसे दिए जाते हैं, नेम कैसे गिवन किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स को, कि हम लोग प्रिपेयर कैसे करने वाले हैं जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड को। तो चलिए देखते हैं इस पार्ट को, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स, ठीक है। चलिए देखेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन को। सबसे पहला जो मेथड है हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस की मेथड हम लोग यूज करने वाले हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। सबसे पहले रिएक्शन करेंगे और फिर हम लोग सेकेंड रिएक्शन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ आपके HCF4 को, ठीक है, और यहाँ पे मैं आपके ले रही हूँ HCF6 को। इसके भी अंदर पानी को डाल रहे, इसके भी अंदर पानी को डाल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज दिमाग में आपके क्वेश्चन आया होगा कि मैम अभी थोड़ी देर पहले तो यही वाली रिएक्शन की थी, HCF4 में पानी डाला था और वहां पे तो हमारा HCO3 बन रहा था, फिर यहाँ पे ये कैसे बनने वाला है? दिमाग में तो क्वेश्चन आया होगा ना। अब भी चलो ये रिएक्शन तो न्यू है भाई, HCF6 वाली नहीं की थी, बट HCF4 वाली तो अब भी रिएक्शन की थी और वहां पे तो HCO3 बन रहा था, फिर यहाँ पे आपने फिर से वो रिएक्शन क्यों लिखी? तो सुनो भाई, यहाँ पे आपकी कंडीशन चेंज होने वाली है। यहाँ पे हम क्या लेने वाले हैं 80 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे टेम्परेचर जो है ना आपका वो 80 डिग्री सेल्सियस लेने वाले। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है, जैसे जैसे रिएक्शन कंडीशन चेंज होती है, प्रेशर चेंज होता है, प्रोडक्ट भी चेंज होता है। समझे या नहीं समझे? बस वही वाली चीज है भाई यहाँ पे। अब देखो होने क्या वाला है। अब आधे लोग बोलेंगे ठीक है समझ गया, हमको बताओ, हमको ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा जेनॉन का ऑक्सीफ्लोराइड यहाँ पे बनेगा? हम कैसे याद रखेंगे इतना सारा? उसके लिए भी अपने पास एक कड़ाकेदार ट्रिक है। तो चलिए देखेंगे वो ट्रिक क्या कहती है। वो ट्रिक ये कहती है, सबसे पहले मैंने XC को लिखा, मैंने O को लिखा और मैंने F को लिखा, XC O और F, ठीक है। नीचे में भी मैंने वही कर दिया, XC O F, ठीक है। चलिए और बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको दिख रहा है H और यहाँ पे दिख रहा है F, और H और F एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके क्या बनाते हैं HF। यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है H और यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है F। H और F एक दूसरे के साथ रिएक्ट होके क्या बनाते हैं HF। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे HCF4 लिया, यहाँ पे HCF6 लिया, दोनों के अंदर में किसको डाला भाई? पानी को डाला, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर का वेरिएशन आया, टेम्परेचर डिफरेंट लिया, इससे प्रोडक्ट डिफरेंट बन रहा है। आने का है, प्रोडक्ट बनने का है, ट्रिक बता रही हूँ, 1 मिनट रुको बस। यहाँ पे था H, यहाँ पे था F, HF बना लिया साइड प्रोडक्ट, H और F साइड प्रोडक्ट बना लिया। बैलेंस करना है तो करो, नहीं तो रहने दो। चलो देखो आगे बढ़ने का है। कहना मुझे यहाँ पे ये है, दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा कि यहाँ पे 2 बन रहा है और यहाँ पे 4 बन रहा है, ये मुझे कैसे याद रहेगा कि इसमें 2 बनाने का इसमें 4? तो ट्रिक सुनो भाई, कुछ भी नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है, बस इसमें से, इस F में से आपको क्या करना है, का 2 को माइनस करने का, -2 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको वही करना है, इस F में से क्या कर देंगे, -2 कर देंगे। समझा भाई? चलो देखो यहाँ पे 4 फ्लोरीन थे, कितने थे? 4। 4 - 2 कितना होता है? 2। समझ गए ना कितना आसान है? ये ट्रिक है, मेरा ट्रिक, अंकिता ट्रिक है ये। नीचे आ जाओ, यहाँ पे 6 है,
6 माइनस 2 कितना होता है 4, इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा 4। चलिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखने वाले हैं ज़ेनॉन ऑक्सीफ्लोराइड्स के रिएक्शंस को। अभी हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशन को देखा, ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रिपेयर किया। अब हम लोग इसके रिएक्शंस देखने वाले हैं कि अलग अलग कंपाउंड्स के साथ में कौन से अलग अलग टाइप के रिएक्शन दिखाएगा, कौन से अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाएगा, वो हम लोग देखेंगे। तो चलिए देखते हैं उस पार्ट को। चलिए तो सबसे पहली चीज हम लोग देख रहे हैं केमिकल रिएक्शंस को। अलग अलग केमिकल रिएक्शंस को हम लोग देखने वाले हैं, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस को हम लोग देखने वाले हैं, जिससे आपके अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। सबसे पहले हम लोग लेने वाले हैं आपके दो रिएक्शंस को, दो ही है। एक है आपका XeO, F4, यहाँ पे भी हम लोग वही लेने वाले हैं XeO F4। इसके अंदर में हम लोग डालेंगे पानी को या सिलिका को, पहले ले लेते क्योंकि बुक में सिलिका पहले दिया है, और सेकंड इसमें हम लोग डालने वाले वाटर को, और यहाँ पे आपके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बनेंगे। सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा और मुझे कैसे याद रहेगा कि कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको याद कैसे रहेगा कि प्रोडक्ट कौन सा बनने वाला है। चलिए देखो भाई, सारे के सारे यहाँ पे देखेंगे एकदम जोर शोर से। यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे है SI, यहाँ पे है F, और SI और F क्या बनाएंगे, SiF4 क्या बनाएंगे, SiF4। भाई रिएक्शन बैलेंस नहीं है, वो बैलेंस करने का। यहाँ पे है H, यहाँ पे है F, H और F क्या बनाते हैं, HF बनाते हैं। तो बस करना कुछ भी नहीं है भाई। यहाँ पे मैंने क्या किया, SI और F से बनाया SiF4, यहाँ पे मैंने क्या किया, H और F से क्या बनाया, HF। हम लोग हमेशा छोटे मोटे प्रोडक्ट को पहले बाहर निकाल देते, फिर बड़ा प्रोडक्ट बनाते जो हमारे इंटरेस्ट का है। तो चलिए अब देखो यहाँ पे होने क्या वाला है। यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया, देखना भाई ध्यान से देखना, ये था आपका Xe, ठीक है, ये था आपका O, ये था आपका F, यहाँ पे भी वही है Xe, O और F। अब आप लोग खुद ही मुझे जरा सोच के बताना, ठीक है, खुद ही सोच के बताओ कि यहाँ पे टोटल 4 फ्लोरीन थे, 4 में से 2 फ्लोरीन या 4 फ्लोरीन चले गए क्योंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बचेंगे कितने फ्लोरीन, 2 ही फ्लोरीन बचेंगे। रिएक्शन बैलेंस नहीं है, लेकिन इतना मुझे बता दो कि अगर 4 में से कुछ फ्लोरीन चले गए तो 2 फ्लोरीन बचेंगे। हाँ, यहाँ पे कितने फ्लोरीन थे, 4 में से अगर कुछ फ्लोरीन चले गए तो कितने फ्लोरीन बचेंगे, 2 फ्लोरीन। हम लोग जनरल वैसे पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैं आपको बता दूंगी फिर आप उसको रट्टा मार लेंगे, वैसा नहीं आने वाला, आएगा ही नहीं वैसा करके, कितना भी रट्टा मारेंगे तो, लेकिन ऐसे मेथड से आपको याद रहेगा, इसलिए मैं भी वही ट्रिक का यूज कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ से SI और F को बाहर निकाल दिया, SiF4, यहाँ से H और F को बाहर निकाल दिया HF के फॉर्म में। भाई ये आपको दिया जाएगा पेपर में, आपको ये प्रोडक्ट बनाने हैं, ठीक है, ये थोड़ी रटना पड़ता है। फिर आगे क्या देखा, आगे मैंने ज़ेनॉन को लिखा, ऑक्सीजन को लिखा और फ्लोरीन को लिखा, ज़ेनॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर मैंने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया, मैंने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि 4 फ्लोरीन थे, 4 में से कुछ गए तो 2 तो बचेंगे ना। यहाँ पे भी टोटल 4 फ्लोरीन थे, 4 में से कुछ गए, 2 तो बचेंगे ना। 4 थे, 4 में से कुछ गए, 2 तो बचेंगे ना। 4 थे, 4 में से कुछ गए, 2 तो बचेंगे ना। और क्या देखा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन था और यहाँ पे भी एक ऑक्सीजन, इसका रिएक्ट होगा, यहाँ पे बनाएंगे XeO2F2। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ये क्या बनाएंगे, XeO2F2। समझा या नहीं समझा, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम अगर लिखने जाएとये है आपका ज़ेनॉन, ठीक है, ये है आपका ऑक्सी, ये है आपका फ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड। क्या लिखेंगे, टेट्राफ्लोराइड। इसी को अगर लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, ज़ेनॉन, ऑक्सीजन के नीचे में कुछ भी नहीं है तो मोनो ऑक्सी, ठीक है, टेट्राफ्लोराइड। इसको कैसे लिखेंगे, ज़ेनॉन, ऑक्सी, टेट्राफ्लोराइड। या तो आप इसको भी ऐसे ही लिख सकते थे, ज़ेनॉन, मोनो ऑक्सी, टेट्राफ्लोराइड। यहाँ पे इसका नाम लिखना है तो इसका नाम क्या आएगा, ज़ेनॉन। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, तो डाई ऑक्सी। फ्लोराइड कितने हैं, 2, तो डाई फ्लोराइड। यहाँ पे क्या आएगा, ये है ज़ेनॉन, ऑक्सीजन के नीचे में है 2, तो डाई ऑक्सी, और फ्लोरीन के नीचे में भी क्या है, 2, तो डाई फ्लोराइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इनको रिएक्शन को करवा सकते हैं, बहुत आसान है। XeO F4 लिया, उसके अंदर में क्या डालेंगे, SiO2 और क्या डालेंगे, पानी डालने वाले, ठीक है। यहाँ से कुछ निकलेगा, कुछ बनेगा, यहाँ से भी कुछ निकलेगा, कुछ बनेगा। फिर यहाँ पे Xe था, Xe, एक ऑक्सीजन इससे मिला है, 2 बन गए, और फ्लोरीन कुछ गया तो 2 तो बचे ना, सेम वैसे नीचे किया।
तो यहाँ पे आपके जेनॉन के सारे कंपाउंड मैंने कंप्लीट करवा दिए। तीनों कंपाउंड कंप्लीट हो गए, तीनों के मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी डिस्कस कर लिया, केमिकल रिएक्शन भी डिस्कस कर लिया, जितनी बुक में रिएक्शन थी सब आपको पढ़ा दी, लेकिन एकदम कड़ाकेदार तरीके से। ऐसा नहीं कि बुक की रिएक्शन छाप दी और आपको भी वही बता दी कि आप लोग भी रट्टा मार लो इसको लिख लिख के, ऐसा नहीं किया मैंने आपको अपने ट्रिक्स लगा के बताया कि आपको रिएक्शन को याद कैसे रखना है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है ये रिएक्शन को हम क्यों याद रखें, हमारा क्या फायदा होगा। सुनो भाई, एंट्रेंस के क्वेश्चन आपसे लगेंगे अगर आपने ये रिएक्शंस को याद कर ली तो याद तो करना पड़ेगा ना, मार्क्स चाहिए तो मार्क्स के लिए कुछ भी करना पड़ता है, बस करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए लो भाई इसका स्क्रीनशॉट। अब हम लोग क्या करने वाले जरा ध्यान दो, अब हम लोग करने क्या वाले हैं। अब हम लोग है ना स्ट्रक्चर ऑफ जेनॉन कंपाउंड्स को पहले नहीं पढ़ेंगे। सब स्टूडेंट्स के दिमाग में आएगा कि मैम पेज नंबर 161 में आपने जेनॉन के स्ट्रक्चर जो थे कंपाउंड्स के वो तो पढ़ा ही नहीं, आगे कब आगे बढ़ गए, वो भी हम लेने वाले। लेकिन उससे पहले मैं एक बार यूजेस डिस्कस करवा लेती हूँ। तो पहले हम लोग पेज नंबर 162 के यूजेस डिस्कस कर लेते, उसके बाद में स्ट्रक्चर को पढ़ते। ऐसा क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर में आपको थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट लगेगा और मुझे वो बेसिक कंसेप्ट को भी आपको पढ़ाना है। नो डाउट आज का लास्ट क्लास है ये वाले चैप्टर का, तो मैं आपको सब बता दूंगी, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, सारा बेसिक भी बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले एक बार यूजेस देख लेते हैं, ठीक है। यूजेस को 5 मिनट लगेंगे, उसके बाद में यहाँ पे ये पेज नंबर 161 पे जो भी स्ट्रक्चर का टेबल है उसको एकदम बेस्ट तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करवा के दूंगी आफ्टर यूजेस। चलिए देखते हैं हीलियम का यूज। मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इज यूज फॉर आर्टिफिशियल ब्रीदिंग ऑफ अस्थमा पेशेंट्स। जो भी हमारे अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं है ना, उनको ब्रीदिंग के लिए, आर्टिफिशियल ब्रीदिंग के लिए कुछ गैसेस लगती है, तो वो गैसेस क्या रहती है, हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड ऑक्सीजन इज यूज फॉर रेस्पिरेशन बाय सी डाइवर्स। जो भी सी में ड्राइविंग करते हैं ना, सी डाइवर्स जो रहते हैं उनको जो भी वो लोग जो भी ये लेते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी उनका इनहेलेशन का सोर्स होता है उसमें भी वो लोग हीलियम और ऑक्सीजन का ही मिक्सचर लेते हैं। आपको लगता है कि वो सिर्फ ऑक्सीजन गैस है, बट याद रखना है उसमें हीलियम गैस भी मिक्स रहती है। फॉर फिलिंग बलून्स अ मिक्सचर ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन इज यूज। देखा है ना, गैस बलून्स रहते, बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि उनके घर के सामने कोई लोग साइकिल पे आते हैं, बहुत सारे बलून्स रहते हैं और एक सिलेंडर लगा हुआ होता है, वो सिलेंडर में बलून को फिट करते, वो बलून फूलता है और फिर वो आपको बांध के दे देते। वो गैस पता है कौन सी रहती है उस सिलेंडर के अंदर में, हीलियम और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर रहता है, ठीक है। ऑक्सीजन तो नहीं डाल सकते भाई, उसके तो हम लोग को नीड है, तो हीलियम और नाइट्रोजन गैस उसके अंदर में रहता है। हीलियम इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग इनर्ट एटमॉस्फेयर। आप लोगों ने देखा होगा ना फ्री वैक्यूम एटमॉस्फेयर, वो इनर्ट एटमॉस्फेयर हीलियम गैस से क्रिएट होता है, ठीक है। लो टेम्परेचर अगर क्रिएट करना है तो वो भी हीलियम गैस से होता है। इसको मेटालर्जी में भी यूज़ किया जाता है वेल्डिंग करवाने के लिए, ठीक है। वेल्डिंग करते वक्त जो गैसेस का यूज़ किया जाता है ना, आयरन वगैरह का, वो आपका हीलियम गैस ही यूज़ किया जाता है। लिक्विड हीलियम इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड फॉर रिसर्च। मैंने अभी आपको बताया अगर हमको बहुत लो टेम्परेचर चाहिए, इनर्ट एटमॉस्फेयर क्रिएट करवाना है, तो वो हीलियम गैस से ही पॉसिबल होता है, ओनली हीलियम गैस। यूज टू प्रेशराइज फ्यूल टैंक्स ऑफ लिक्विड फ्यूल रॉकेट्स। लिक्विड फ्यूल के जो भी रॉकेट्स रहते हैं ना, उसमें भी हम लोग टैंक्स में हीलियम गैस का यूज करते हैं, ठीक है। आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, इसके बाद में स्ट्रक्चर लेने वाली हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, उससे पहले यूजेस डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं इन सुपरसोनिक वाइन टनल्स। जो भी टनल्स यूज होते हैं ना सुपरसोनिक नेचर के, वहाँ पे भी हीलियम गैस का यूज होता है। हीलियम न्यूक्लियस इज यूज एज बोम्बार्डिंग पार्टिकल फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटम्स। तो आप लोगों ने देखा होगा एक एटम से 2 एटम टूटते हैं, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है, फ्यूजन फिजन, 1 से 2 टूटते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, वो हीलियम गैस की हेल्प से होता है। हीलियम गैस को हम लोग टारगेट करवाते हैं उसके ऊपर में। और लास्ट यूज है हीलियम का, वो है यूज फॉर MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। पता है ना, ब्रेन का MRI करवाते हैं हम लोग, ब्रेन के अंदर में क्या चल रहा है, ब्रेन के जो भी नर्व्स है वो बराबर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम है क्या, कहीं पे ट्यूमर है क्या, कहीं कैंसर है क्या, ये सारी चीज़ें हम लोग MRI की हेल्प से देखते हैं। और MRI में भी हम लोग हीलियम गैस का यूज़ करते हैं। कितना हेल्पफुल यूज़ है यार ये इसका। चलिए, आफ्टर हीलियम गैस टेक्स्ट बुक में दे रखा है नियॉन गैस के यूजेस, उसको भी देख लेते हैं एक बार। इन नियॉन डिस्चार्ज लैम्प्स एंड साइंस, आप लोगों ने देखा होगा डिस्चार्ज लैम्प यूज किया जाता है नियॉन का, नियॉन बल्ब्स भी देखे होंगे, उसमें नियॉन का यूज किया जाता है। दिस साइंस आर विजिबल फ्रॉम द लॉन्ग डिस्टेंसेस, है ना, बहुत दूर से अगर आपको कोई लाइट को देखना है तो जैसे कि फॉग वगैरह रहता है ना, बहुत सारे आप लोगों ने देखा होगा दिल्ली वगैरह में, पता नहीं देखा होगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक रहता है, राइट, बहुत ज़्यादा वहाँ पे फॉग रहता है, तो क्या होता है ना, लाइट दिखते नहीं है क्लियरली रोड पे के, तो हम लोग ऐसे केस में नियॉन का यूज़ करते हैं, क्योंकि नियॉन की लाइट इजीली दिख जाते हैं, चाहे कितना भी स्मोक होगा, फॉग होगा, स्मॉग होगा, सब ठीक है।
मिक्सचर ऑफ नियॉन एंड हीलियम इज यूज इन सर्टन प्रोटेक्टिव इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस सच एज वोल्टेज स्टेबिलाईजर्स, रेक्टिफायर्स फिजिक्स में पढ़ा होगा, वोल्टेज स्टेबिलाईजर्स जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा ना मिनिएचर का सर्किट ब्रेकर एमसीबी, वहाँ पे भी हम लोग अलग अलग मतलब उनके कंस्ट्रक्शन के वक्त नियॉन और हीलियम गैस का यूज़ करते हैं प्रोटेक्टिव डिवाइस में। चलिए ये यूज़ किया जाता है इन द प्रोडक्शन ऑफ लेजर्स, नियॉन लेजर्स सुने होंगे ना, नियॉन लेजर्स रहते हैं वो, और फ्लोरोसेंट ट्यूब्स में भी इसका यूज़ किया जाता है। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स मतलब क्या रहते हैं, कुछ ऐसे ट्यूब्स रहते हैं वो अलग ही कलर दिखाते, चटनी कलर देखा होगा ना, एक अलग ही कलर वो लाइट जाने के बाद में आपको दिखता है, देखा होगा आप लोगों ने वो वाली चीज़, ठीक है। चलो आर्गॉन, आर्गॉन लास्ट है आपका, उसके बाद में हम लोग स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं ज़ेनॉन कंपाउंड के। तो आर्गॉन में आपका है वो प्रोड्यूसिंग द इनर्ट एटमॉस्फेयर, जैसे हेलियम से भी हम लोग इनर्ट गैस इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोड्यूस करवा सकते हैं, वैसे आर्गॉन से भी करवा सकते हैं। मिक्सचर ऑफ आर्गॉन एंड नाइट्रोजन इज फील्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब टू इंक्रीज द लाइफ ऑफ फिलामेंट। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ बल्ब जो होते हैं वो बहुत दिनों तक चलते हैं और कुछ कुछ बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि फिलामेंट जो होता है उसका लाइफ कितना है, और फिलामेंट का जो लाइफ रहता है बल्ब के अंदर का वो डिपेंड करता है कि हम लोगों ने वहाँ पे कौन सी गैस यूज़ की है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग आर्गॉन और नाइट्रोजन गैस का मिक्सचर यूज़ करते हैं तो उसका लॉन्ग जो बन जाता है, लाइफ जो रहती है उसकी वो बढ़ जाती है फिलामेंट की, जिसकी वजह से बल्ब आपका बहुत दिन तक चलता है। सेकेंड लास्ट उसका यूज़ दे रखा है इन फिलिंग फ्लोरोसेंट ट्यूब्स एंड रेडियो वाल्व्स। फ्लोरोसेंट ट्यूब्स मैंने अभी आपको बताया, और इट इज़ मिक्स्ड विथ नियॉन टू गेट द लाइट्स ऑफ वेरियस कलर्स। आप लोगों ने देखा होगा होटल्स में बहुत अलग अलग टाइप के डिस्को कलर्स होते हैं, कभी देखा होगा कभी संदल वगैरह निकलता है, संदल वगैरह निकलता होगा ना एरिया में, तो वैसे बहुत सारे संदल्स निकलते हैं। तो वहाँ पे भी जैसे बहुत सारे डीजे वगैरह रहते हैं बजते, और अलग अलग टाइप के लाइट लगते हैं, सब लोग नाचते रहते हैं बिल्कुल एकदम धमाकेदार साउंड में, तो अलग अलग लोग नाचते रहते हैं, तो बहुत सारे डांस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चलती है ना संदल में। तो वो जो लाइट ऐसे 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 होते हैं ना, देखा है अलग अलग कलर के ग्रीन ब्लू अलग अलग कलर के लाइट लगते हैं। स्टेज पे भी देखा होगा डांस स्टेजेस पे, तो वहाँ पे भी कौन सी गैस का यूज़ किया जाता है, आर्गॉन गैस का यूज़ किया जाता है नियॉन के साथ में अलग अलग कलर्स बनाने के लिए, ठीक है, फॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पे यूजेस आपके सारे खत्म होते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे लास्ट पार्ट, जिसमें लगता है थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट, वो है भाई आपका स्ट्रक्चर ऑफ ज़ेनॉन कंपाउंड। चलिए देखते हैं उसको। चलिए अब क्या होने वाला है ना, ज़ेनॉन के कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर को डिस्कस करने से पहले मुझे आपको थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। अगर मैं आपको वो बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं देती हूँ तो हमें आपको वो स्ट्रक्चर्स रट्टा मारने पड़ेंगे, एंड आई डोंट वांट यू कि आप लोग वो स्ट्रक्चर्स को रट्टा मारो। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन जो लगने वाला है इन स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करने के लिए। और सीरियसली बता रही हूँ, लिटरली स्पीकिंग, अगर वो बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेना, ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं रहेगा जो आप नहीं कर सकते हो, सारे स्ट्रक्चर बन जाएंगे विदाउट रट्टा मारे। तो चलिए देखते हैं वो बेसिक वाले पार्ट को। चलिए सबसे पहली चीज़ जो मुझे आपको बतानी है वो है स्टेरिक नंबर कैलकुलेशन। स्टेरिक नंबर कैलकुलेशन मुझे बताना है। अगर मैं आपको स्टेरिक नंबर कैलकुलेशन नहीं बताती हूँ, स्टेरिक नंबर कैलकुलेशन, तो आप शायद ये पार्ट को नहीं कर पाएंगे। स्टेरिक नंबर को हम लोग एसएन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। एसएन का मतलब ही होता है नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, number of valence shell electron of central atom plus number of monovalent atoms attached, number of monovalent atoms attached plus minus charge अपॉन 2। ये आपका स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच प्लस माइनस चार्ज अपॉन 2। ये क्या होता है? ये होता है आपके स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला, ठीक है। अब आपको बस इतना याद रखना है, क्योंकि अभी तो हमको ज़ेनॉन के कंपाउंड्स पढ़ने हैं, तो जितने भी ज़ेनॉन के अंदर में नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ज़ेनॉन के लिए वो होते हैं आपके 8। बस इतना याद रखो कि ज़ेनॉन के लिए आपके नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। मोनोवैलेंट एटम में कौन से एटम आएंगे? हाइड्रोजन, और फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है। याद रखना है कि मोनोवैलेंट एटम्स में कौन से एटम आते हैं? हाइड्रोजन, फिर कल बाहर आई आंटी। इसके अंदर में ऑक्सीजन नहीं आता है, इसके अंदर में आपको ऑक्सीजन नहीं आता है, क्योंकि ऑक्सीजन डाइवैलेंट होता है। चार्ज का फिलहाल हमें कोई भी लेना देना नहीं है। जिसको ये पार्ट एकदम डिटेल में पढ़ना है वो लोग 11th स्टैंडर्ड में चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग में पार्ट नंबर 5 या पार्ट नंबर 6 या पार्ट नंबर 7 में ये वाली चीज़ मैंने बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस की है, पूरी चीज़ मॉडल के साथ में, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। हमें फिलहाल अभी उससे कोई लेना देना नहीं है।
अभी बस हमें इतना ही देखना है क्योंकि हमें ज़्यादा काम नहीं है, ज़्यादा डिटेल में जाना है वो वीडियो जाके देख लो। तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, ज़ीनॉन के लिए कितने रहते हैं, 8 रहते हैं, याद रखना है भाई ये। नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स कितने होते हैं, जो भी आपको काउंट करना है। अब ये समझेंगे, आधे लोग बोलेंगे ये क्या चल रहा है, कुछ भी समझा नहीं। सुनो ना भाई, अभी तो एप्लीकेशन लिया ही नहीं है, अभी तो एग्जाम्पल लिया ही नहीं, समझेगा कहाँ से। अब समझाऊंगी ना। देखो सपोज मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया, लेटस से मैंने लिया है, लेटस से XeF2। अब मुझे निकालने का सबसे पहले इसका स्टेरिक नंबर, ठीक है भाई। तो स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या रहता है, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम आपका ज़ीनॉन है, ज़ीनॉन में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स। पहले चेक कर लो, ऑक्सीजन तो नहीं है, नहीं है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, हाँ भाई है। कितने फ्लोरीन है, 2, इसलिए क्या आएगा 2, चार्ज तो है नहीं, 0 अपॉन में कितना आएगा 2। 8 + 2 कितना होता है, 10/2 कितना रहता है, 5। समझ गया ना, ऐसे हम लोग स्टेरिक नंबर को निकालते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेटस से मैंने एग्जाम्पल लिया है XeF6 का, और एक और एग्जाम्पल इसी के बाद में हम लोग ले लेंगे XeOF2 का, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी मुझे स्टेरिक नंबर निकालना है। स्टेरिक नंबर का मतलब क्या रहता है, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ज़ीनॉन में कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है, प्लस मोनोवैलेंट एटम। क्या फ्लोरीन मोनोवैलेंट है, हाँ भाई है। कितने फ्लोरीन है, 6 प्लस चार्ज तो कुछ है ही नहीं, तो कुछ भी नहीं लिखेंगे, अपॉन 2। 8 + 6 कितना होता है, 12/2, 12/2 मतलब 6। यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे भी स्टेरिक नंबर निकालना है। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम ज़ीनॉन में कितने होते हैं, 8 प्लस, क्या ऑक्सीजन मोनोवैलेंट है, नहीं। आधे लोग इसको भी मोनोवैलेंट लिखते हैं, ऑक्सीजन तो बाइवैलेंट होता है, मोनोवैलेंट नहीं है। तो भाई ऑक्सीजन तो नहीं है, लेकिन फ्लोरीन तो है ना, फ्लोरीन है। कितने फ्लोरीन है, 2। 8 + 2 कितना होता है, 10, 10/2 मतलब ये कितना होता है, 5। तो ये रहा आपका स्टेरिक नंबर का कैलकुलेशन का पार्ट, कि स्टेरिक नंबर आपको कैलकुलेट कैसे क्या करने हैं, ठीक है। इस तरीके से आप कोई भी स्टेरिक नंबर निकाल सकते हो एलिमेंट का। अब आधे लोग बोलेंगे हमको ये स्टेरिक नंबर निकालना क्यों सिखा रहे हैं। सुनो भाई, अगर स्टेरिक नंबर नहीं आएगा तो स्ट्रक्चर कहाँ से आएंगे। अब देखो क्या करने का है, अब मुझे निकालने का है नंबर ऑफ लोन पेयर्स। क्या निकालने का है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। हर जगह पे मुझे वही वाली चीज़ कैलकुलेट करना है कि नंबर ऑफ लोन पेयर कितने हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ लोन पेयर के निकालने का भी मैं आपको फॉर्मूला बता देती हूँ कि नंबर ऑफ लोन पेयर कैसे निकाले जाएंगे। नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने का आपका फॉर्मूला रहता है, नंबर ऑफ लोन पेयर का मतलब ही होता है स्टेरिक नंबर माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। ये चीज़ मैंने एकदम बेस्ट तरीके से 11th वाले वीडियो में बता दी है, आप लोग वहाँ पे जाके इसको चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर्स को। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले बताएंगे नंबर ऑफ लोन पेयर्स का फॉर्मूला क्या है, स्टेरिक नंबर कितना है, 5 माइनस सराउंडिंग एटम कितने हैं, इसको नहीं दे सकते। सराउंडिंग कितने हैं, 2। सराउंडिंग कितने हैं भाई, 2। 5 - 2 कितना होता है, 3। बहुत काम में आएगा, ये स्ट्रक्चर के लिए लगने वाला है, इसलिए बता रही हूँ। यहाँ पे आ जाएंगे, इसमें भी नंबर ऑफ लोन पेयर निकालने का है। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर, स्टेरिक नंबर कितना है, 6। सराउंडिंग एटम कितने हैं, सराउंडिंग कितने हैं, 6। 6 - 6 मतलब कितना होता है, 0। यहाँ पे आ जाएंगे, स्टेरिक नंबर निकालना है, लोन पेयर निकालना है। लोन पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर कितना है, 5। सराउंडिंग एटम कितने हैं, जरा ध्यान देना, ज़ीनॉन तो नहीं है, वो तो सेंट्रल एटम है। बचे क्या, ज़ीनॉन को छोड़ के क्या क्या बच गया, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ऑक्सीजन है 1, फ्लोरीन है 2, 2 + 1 कितना होता है, 3। 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2। देखो भाई समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, समझना पड़ेगा। अगर आपने 11th में ये सब पढ़ लिया होगा तो आपको बहुत आसान जाएगा, बट अगर 11th में ये चीज़ें नहीं पढ़ी है, बेसिक नहीं पढ़ा है, प्रॉब्लम जाती है। कोई बात नहीं, देखना है तो एक बार वो वीडियो जाके देख लो, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर नंबर 5 स्टैंडर्ड 11 का, आई थिंक पार्ट नंबर 6 या पार्ट नंबर 5 में एकदम बेस्ट तरीके से उसको एक्सप्लेन करवा के दिया है, ठीक है। और मैंने आपको बेसिक भी बता दिया। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आपको ये बताया कि स्टेरिक नंबर निकालने के लिए सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है ज़रूरी वो ये है कि हमें पता होना चाहिए नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ज़ीनॉन के लिए 8 होते हैं, प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स अटैच। मोनोवैलेंट एटम्स हमेशा फिर कल बाहर आई आंटी ही रहेंगे और हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन नहीं रहता है। +- चार्ज, ये कंपाउंड में कोई भी चार्ज नहीं है, अपॉन 2, ठीक है। फिर नंबर ऑफ लोन पेयर का फॉर्मूला बताया, स्टेरिक नंबर माइनस नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, उससे हम लोग निकाल सकते हैं। लो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो,
चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए देखेंगे हम लोग आगे का पार्ट। तो आगे का पार्ट जो आपका है वो ये है कि आपको बस पता होना चाहिए कि अगर स्टेरिक नंबर का वैल्यू कुछ पता चल जाए ना आपको, तो आप आराम से उसकी ज्योमेट्री बता सकते हो, आराम से आप लोग उसकी ज्योमेट्री बता सकते हो, ठीक है। तो अगर स्टेरिक नंबर 2 आ जाए, ठीक है, तो आपकी ज्योमेट्री लीनियर रहती है। कौन सी रहती है? लीनियर। अगर स्टेरिक नंबर 3 आ जाए ना, तो आपकी ज्योमेट्री रहती है ट्राइगोनल प्लेनर। अब लीनियर आपको कुछ ऐसा दिखेगा, ट्राइगोनल प्लेनर देख लेते कैसा दिखेगा। लीनियर आपको ऐसा दिखेगा, ट्राइगोनल प्लेनर आपको कुछ ऐसा दिखेगा। मैं सब समझा के दे रही हूँ। आप लोग बोलेंगे मैम शेप तो नहीं बताए। भाई शेप भी बताने वाली हूँ, थोड़ा सा वेट करो, सब समझा के देती हूँ शेप वगैरह कैसे क्या आएगा। भले आप लोगों ने वो नहीं पढ़ा है, लेकिन अब सब समझ जाएगा, टेंशन मत लो। 4 में आपका क्या रहेगा? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में भाई आपका कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। 5th लेंगे, 5th में आपका क्या रहेगा? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये रट्टा मारने वाली चीज़ें है, क्योंकि अगर आप वो रट्टा मारेंगे तो आपको नहीं समझेगा, लेकिन ये वाली चीज़ रट्टा मार ली तो आपको समझ जाएगी। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। उसके बाद में 6th आपका लास्ट रहता है। अगर स्टेरिक नंबर 6 आ जाए तो ज्योमेट्री का नाम रहता है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल आपकी ज्योमेट्री का नाम रहता है, और ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। अच्छे से लिख देती हूँ एकदम बढ़िया तरीके से इसको। ये होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। चलिए देख लेंगे। आधे लोग सोचेंगे ये क्या चल रहा है, कुछ भी नहीं समझा। सुनो भाई, अभी तक तो मैंने स्ट्रक्चर बताया ही नहीं ना आपको, अभी तक तो सिर्फ बेसिक ही चला ना। समझेगा कहाँ से? जब चीज काम में आएगी, जब समझ में आएगा कि कैसे आ रहा है, तभी तो मजा आता है। अभी तक तो बस बेसिक पढ़ाया, क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने 11th में नहीं पढ़ा होगा। टेंशन नहीं लेने का, अपन ने सब पढ़ा दिया। चलिए अब मैं आपको वो सारे के सारे स्ट्रक्चर्स बताने वाली हूँ। सबसे पहला स्ट्रक्चर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भाई, वो रहेगा आपका XCF2 का। XCF2 को डिस्कस करने वाले हैं। XCF2 लेंगे, उसके बाद में XCF4 लेंगे। पहले दो दो करके डिस्कस करते हैं, क्योंकि अगर खूब सारा ले लिया तो आपको समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले हम लोग XCF2 और XCF4 ले लेते हैं, ठीक है। चलो आ जाएंगे सारे के सारे यहाँ पे। सबसे पहले हमको क्या निकालना है? स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर निकाले बिना कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम लोग स्टेरिक नंबर निकालते हैं। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंस और इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम ज़ीरॉन में कितने होते हैं? 8, ठीक है। प्लस मोनोवैलेंट फ्लोरीन है, हाँ है, पता है ना, हाइड्रोजन। और फिर कल बाहर आई एंटी आपके क्या होते हैं? मोनोवैलेंट एटम। तो है कितने फ्लोरीन है? 2। 8 + 2/2 कितना हो जाता है भाई? 8 + 2 10, 10/2 कितना होता है? 5। आपके स्टेरिक नंबर का वैल्यू कितना आया? आपके स्टेरिक नंबर का वैल्यू कितना आया? 5 आया। 5 में देखेंगे, जब स्टेरिक नंबर 5 आ जाता है तो आपका ये ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से आती है। कैसी आती है? ऐसी आती है, ऐसी आती है, ऐसी आएंगी भाई। देखो इधर, ये आपकी कुछ ज्योमेट्री है, ठीक है। ये हम लोगों ने निकाल लिया इस तरीके से। बिल्कुल मैंने इसको देख के निकाला। अब समझ में आया कि हम लोग क्यों इसको निकाल रहे हैं। सब समझा रही हूँ, सिर्फ थोड़ा सा वेट करो। XCF2 को लिया, स्टेरिक नंबर निकाला। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? सेंट्रल एटम के पता है, ज़ेनॉन के 8 होते हैं। मोनोवैलेंट फ्लोरीन है, हाइड्रोजन या फिर कल बाहर आई एंटी आपके मोनोवैलेंट एटम होते हैं। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 आएगा। 8 + 2/2 कितना होता है? 5, ठीक है। इसलिए मैंने 5 के सामने वाला लिख लिया। अब यहाँ पे फ्लोरीन कितने भाई? 2 है, तो 1 फ्लोरीन मैंने यहाँ पे लगाया, 1 फ्लोरीन मैंने यहाँ पे लगाया। अगर 1 फ्लोरीन मैंने यहाँ पे लगाया, 1 फ्लोरीन यहाँ पे, कुछ लोग बोलेंगे यहाँ पे क्यों नहीं फ्लोरीन लगाए? भाई फ्लोरीन तो 2 ही है ना, तो इसलिए मैंने 2 ही लगाए। अब आधे लोग बोलेंगे ये क्यों नहीं लिख लिया फिर उससे अच्छा? तो क्योंकि भाई वैसा नहीं कर सकते, वही तो समझाना था। स्टेरिक नंबर के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर स्टेरिक नंबर 5 है तो आप ये सब नहीं निकाल सकते, उसके सामने वाले ही निकालना है। ऐसा नहीं कि 2 है तो मैं ये निकाल लूंगा, मेरी मर्जी, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा जरा देखो, यहाँ पे भी आपकी लोन पेयर आएगी। लोन पेयर कैसे निकालते हैं वो भी मैंने आपको सिखा दिया अभी। यहाँ पे भी आपकी लोन पेयर आएंगी, और यहाँ पे भी इसके जगह पे क्या आएगा? आपका लोन पेयर ही आएगा। लोन पेयर भी बता दिया आपको कैसे निकालना है, ठीक है। ये आपको एक सिंपल से लाइन के फॉर्म में दिख रहा है, इसलिए इसका शेप भी क्या रहता है? इसलिए इसका शेप रहता है लीनियर, ठीक है। अब मुझे चार्ज निकालना है कि ज़ेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है। तो देखो भाई, ज़ेनॉन 2 फ्लोरीन से अटैच है, तो ज़ेनॉन के ऊपर चार्ज कितना रहता है? +2, ठीक है। ज़ेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा? ज़ेनॉन का आपका ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा +2, ठीक है। चलिए नीचे आएंगे
नीचे भी यहाँ पे हम लोग को वही वाला काम करना है। सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालेंगे। स्टेरिक नंबर का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ज़ेनॉन में कितने होते हैं? 8, पता है ना। फिर कल बाहर आई आंटी, और हाइड्रोजन मोनोवैलेंट होते हैं, मोनोवैलेंट है। कितने हाइड्रोजन है? 4। 8 + 4/2 कितना होता है भाई? 12/2 कितना होता है? 6। तो स्टेरिक नंबर 6 के सामने में क्या आ रहा है? ऐसा नहीं कि आपकी मर्जी आप इसमें से कुछ भी निकाल लेंगे क्योंकि आप साइंटिस्ट हो, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे स्टेरिक नंबर 6 है तो स्टेरिक नंबर 6 के सामने वाला ही स्ट्रक्चर निकालना है, अपने मन से कोई और नहीं निकाल सकते। क्या है भाई स्टेरिक नंबर 6 के सामने? ये वाला स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर है, निकाल दिया स्ट्रक्चर को, ठीक है। आगे आप लोगों ने क्या देखा? फ्लोरीन कितने हैं? 4, तो मैंने 4 फ्लोरीन लगा दिए, 4 फ्लोरीन मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब आधे लोग क्या करते हैं पगले जैसे, वो यहाँ पे भी फ्लोरीन लगा देते, सोचते भी नहीं कि फ्लोरीन टोटल 4 ही है, तो 4 ही तो फ्लोरीन आएंगे ना, 4 ही फ्लोरीन है ना, F4 है, 4 ही फ्लोरीन है, 4 ही आएंगे, और थोड़ी कुछ आएगा, ठीक है। अब आप लोग बताओ, यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है? यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आने वाला है? सारे के सारे बताएंगे मुझे। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका क्या आएगा? लोन पेयर आएगा। और आप लोगों ने क्या देखा? ये आपको एक स्क्वायर के फॉर्म में दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रहता है? इसलिए इस शेप का नाम होता है स्क्वायर प्लेनर। क्या नाम रहता है? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर इसका नाम रहता है। क्यों रहता है? समझ में आया सबको? इसका नाम स्क्वायर प्लेनर क्यों रहता है? क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में, देखो ये स्क्वायर एक प्लेन में है, इसलिए इसका नाम क्या है? स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ज़ेनॉन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट बताने का है, तो देखेंगे ज़ेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलेगा। यहाँ पे आप लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो ज़ेनॉन है ये 4 फ्लोरीन से अटैच है, इसका मतलब ये ज़ेनॉन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा ना, वो भी कितना रहेगा? +4, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे के और कंपाउंड्स को देख लेते हैं, आगे के और एलिमेंट्स को हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट है आपका XeF6 और उसके बाद में आ रहा है XeO3। चलिए इनको भी देख लेते हैं, XeF6 और XeO3। सबसे पहले यहाँ पे मैं निकालूंगी स्टेरिक नंबर को। स्टेरिक नंबर का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। ज़ेनॉन में कितने होते हैं? 8 होते हैं। अभी प्रैक्टिस हो गई ना, मोनोवैलेंट एटम फ्लोरीन है, हाँ भाई है। कितने फ्लोरीन है? 6। 8 + 6/2 कितना होता है? 8 + 6 कितना होता है? 12/2। 12/2 मतलब ये कितना होता है? स्टेरिक नंबर 6। अगर स्टेरिक नंबर 6 आ गया तो इसी का स्ट्रक्चर निकालना है, ऐसा नहीं कि आपके मन से कोई भी निकाल लेंगे। स्टेरिक नंबर 6 आया तो ये वाला स्ट्रक्चर निकालेंगे भाई। देखो आपने 11 का बेसिक नहीं किया, फिर भी मैं आपको सब क्लियर करवा के दे रही हूँ, है ना। चलिए अब बढ़ेंगे आगे की तरफ। आगे मुझे करना है इसको, देखेंगे आगे कैसे आएगा, ठीक है। सेंटर पे क्या रहने वाला है? सेंटर पे ऑफकोर्स आपका ज़ेनॉन ही रहेगा। इसके पहले मैंने शायद सेंटर पे कुछ नहीं निकाला था, वहाँ पे आप लोग किसको लगा लेंगे? ज़ेनॉन को। जाहिर सी बात है, वो बताने की भी जरूरत नहीं है। सेंटर पे कुछ नहीं लगाया है, कुछ नहीं दिख रहा है, तो आपको इमेजिन करके चलना है कि सेंटर पे क्या है? ज़ेनॉन है। ज़ेनॉन ही तो सेंट्रल एटम है ना भाई। अब देखो यहाँ पे फ्लोरीन कितने हैं? 6 फ्लोरीन है। 6 फ्लोरीन लगा दिए हम लोगों ने, टोटल 6 फ्लोरीन लगा दिए भाई, लगा दिए। यहाँ पे क्या होता है? एक लोन पेयर अलग से, ये एक्सेप्शनल केस होता है, वो लोन पेयर रहती है, जिसकी वजह से इसका जो नाम रहता है शेप का, इस शेप का आपका नाम रहता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या नाम रहता है? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे जो याद रखना है वो ये है कि वैसे तो ये 6 है, और स्टेरिक नंबर 6 में जो शेप आता है उसका नाम क्या रहता है? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल रहता है भाई, लेकिन यहाँ पे ये लोन पेयर के वजह से ये डिस्टॉर्टेड बन जाता है। डिस्टॉर्शन मतलब ये क्या होता है? थोड़ा सा रेगुलरिटी नहीं रहती, ठीक है। नीचे आ जाएंगे, मजा आ रहा है ना। अभी रटना नहीं मानना पड़ेगा। अब आ जाओ इधर, ये क्वेश्चन MST सिटी में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे स्टेरिक नंबर निकालेंगे। ज़ेनॉन में वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं? 8, ठीक है। प्लस आधे लोग यहाँ पे भी पगले जैसे 3 लिखेंगे। जरा खुद ही सोचो यार, ऑक्सीजन कैसे नेचर का होता है? मोनोवैलेंट होता भी है क्या? नहीं होता है, 0 आएगा /2। स्टेरिक नंबर 8/2 कितना होता है भाई? 4 होता है आपका स्टेरिक नंबर। ऑक्सीजन मोनोवैलेंट थोड़ी है, स्टेरिक नंबर 4 है। जब भी स्टेरिक नंबर 4 आता है तो आपका जो शेप रहता है वो क्या रहता है? वो कुछ इस तरीके से रहता है भाई, आपका शेप कुछ इस तरीके से रहता है आपका शेप। 4 आ रहा है इसलिए मैंने 4 के सामने वाला लिखा, ठीक है। सेंटर पे कुछ नहीं, मतलब क्या रहने वाला है? ज़ेनॉन रहने वाला है। फ्लोरीन ऑक्सीजन टोटल कितने हैं? 3 है, 1 ऑक्सीजन, 2nd ऑक्सीजन और 3rd ऑक्सीजन।
मैंने टोटल 3 ऑक्सीजन अटैच कर दिए। ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है तो डबल बॉन्ड भी लगा दिया। अब ये एक लाइन रह गई। आधे लोग बगले जैसे यहाँ पे भी ऑक्सीजन लगा देंगे, लेकिन जरा सोचो ऑक्सीजन तो 3 ही है ना, 3 ही लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ऑफ कोर्स यहाँ पे लोन पेयर आने वाली है। ठीक है, इसका नाम आपका जो रहता है, इसका शेप का नाम, भाई ये तो सारे ज्योमेट्री है, अभी हमको शेप देखने का, शेप अलग रहता है ना। तो यहाँ पे इसका शेप कैसा है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा ये ट्राइंगल के फॉर्म में दिख रहा है सबको, ट्राइंगल के फॉर्म में, इसलिए इसका शेप रहता है ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या नाम रहता है इसके शेप का नाम, ट्राइगोनल पिरामिडल। क्यों ऐसा, क्योंकि यहाँ पे ये ट्राइंगल के फॉर्म में है और यहाँ पे एक लाइन, एक लोन पेयर होने की वजह से वो पिरामिडल फॉर्म में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑक्सीडेशन स्टेट का। यहाँ पे ये टोटल 6 फ्लोरीन से अटैच है, तो इस जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा, इस जोनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहेगा, +6। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ XeO3 की, यहाँ पे निकालना है, तो यहाँ पे भी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रहता है, +6। ऐसा क्यों, जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +6 क्यों है भाई, दिमाग में क्वेश्चन तो आता है ना, +3 भी तो हो सकता है। अरे भाई ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, -2 होता है ना, और ये टोटल 3 है, 3 2 जार कितना होता है, 6, इसलिए जेनॉन के ऊपर चार्ज कितना आया, +6। अब हम लोगों ने ऑलमोस्ट इतने सारे कंपाउंड्स तो कवर करिए, अब लास्ट वाले कंपाउंड को डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखेंगे XeOF4 को, जो कि लास्ट कंपाउंड है। तो चलिए देखते हैं XeOF4 को, XeOF4। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या होने वाला है जरा देखो, यहाँ पे भी हम निकालेंगे स्टेरिक नंबर। ठीक है, स्टेरिक नंबर निकालने वाले, स्टेरिक नंबर। ठीक है, जेनॉन का नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम कितने होते हैं, 8। ये मैंने फॉर्मूला भी आपको लिखा के दे दिया। ऑक्सीजन के लिए 0 आएगा, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन बाईवैलेंट है, फ्लोरीन मोनोवैलेंट है। फ्लोरीन कितने हैं, 4, तो 4/2, 8 + 4/2 कितना होता है, 12/2। 12/2 मतलब क्या होता है, स्टिक। तो आपके स्टेरिक नंबर का वैल्यू कितना रहेगा, 6। जब भी स्टेरिक नंबर का वैल्यू 6 आता है तो आपका ये शेप कुछ इस तरीके से रहता है भाई, रहेगा भाई, इस तरीके से रहेगा। सेंटर पे कौन आएगा, सेंटर पे हमेशा जेनॉन भाई साहब आते हैं। 6 है मतलब यही आएगा, ऐसा नहीं कि अपने मन से कुछ भी कर दिया। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे। आगे ये देखा कि फ्लोरीन टोटल 4 है, तो 4 फ्लोरीन लगा दिए। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 1 ही है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन को लगाया डबल बॉन्ड के साथ। ऐसा नहीं कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन लगा देंगे। फ्लोरीन टोटल 4 थे, 4 लगाए, ऑक्सीजन 1 था, 1 लगाया। अब यहाँ पे बच गया, यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आपका आएगा भाई लोन पेयर, लोन पेयर आएगा। इसका नाम क्या रहता है, अगर मैं बात करूँ ना, तो ये आपके स्क्वायर के फॉर्म में, तो इसका जो शेप रहेगा आपका, सबसे पहले वो आएगा स्क्वायर, क्योंकि ये स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, और ये आपको दिख रहा है एक लोन पेयर और एक बॉन्ड, तो मोनो पिरामिडल। क्या नाम रहेगा इसका, स्क्वायर मोनो पिरामिडल। अब डायग्राम ड्रॉ करने के लिए रट्टा तो नहीं मारना पड़ा। अगर मैं डायरेक्ट बता देती थी टेबल को रट्टा मारने के लिए, तो आपको प्रॉब्लम जाती थी। मैंने आपको इसकी बेसिक्स के साथ बताया। अब चलो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकाल लेते भाई हम लोग। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट में देखो क्या होगा, ये है आपका Xe का मुझे निकालना है, प्लस ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -2, प्लस फ्लोरीन कितने हैं, 4, फ्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना होता है, -1 = 0। ठीक है, x - 2 - 4 = 0, x - 6 = 0। x का वैल्यू कितना आया, +6 आया। x का वैल्यू कितना आया, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +6 आया। यही तो है भाई आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जेनॉन का। जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, जेनॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आया, +6 आया। करने का क्या था, करने का कुछ भी नहीं था, आपको बस इतना याद रखना है। यहाँ पे मैंने x लिया, यहाँ पे -2 लिया, फ्लोरीन के नीचे 4 है इसलिए 4, और फ्लोरीन के ऊपर चार्ज -1 रहता है, इस बस उसको वैसे लेके सॉल्व करना है। ठीक है भाई, चलो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम वेरी हैप्पी टू कंक्लूड हियर दैट कि आपका ये वाला चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। ठीक है भाई, कमेंट और लाइक तो बनता ही है इतने बढ़िया वीडियो के लिए, क्या एक्सप्लेन किया है। चलो थैंक यू वेरी मच।